1919 का जमाना था जहां राजस्थान के बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का लड़का अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीख रहा था। तब शायद उसे खुद भी नहीं पता होगा कि ये छोटी सी चीज एक दिन दुनिया भर में मशहूर होने वाली है। उसने खुद भी नहीं सोचा होगा कि सिर्फ 2 पैसे की भुजिया से हजारों करोड़ों का बिजनेस खड़ा हो सकता है। लेकिन उस लड़के के सपने बहुत बड़े थे और यहीं से उसकी कहानी का शुरुआत होता है। आज मैं आप सबको इंडिया के सबसे बड़े स्नैक्स के ब्रांड हल्दीराम की कहानी बताने वाला हूँ कि कैसे एक गरीब घर के लड़के ने इस एम्पायर को शुरू किया और आज ये हजारों करोड़ों का एम्पायर बन चुका है। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर के एक गरीब मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके दादा एक छोटी सी भुजिया दुकान चलाते थे जहां वो भुजिया बेचते थे। हल्दीराम को बचपन से ही भुजिया बनाने की काफी दिलचस्पी थी। बस वही शौक ने उसे अपनी दुनिया खुद बनाने की राह दिखाई और बस महज 12 साल की उम्र तक हल्दीराम ने भुजिया बनाने का पूरा काम समझ लिया था और अपने दादा की दुकान में रोज बैठने लगा। लेकिन वो कुछ पैसे कमाने से संतुष्ट नहीं था। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था। उसने सोचा कि बस अब कुछ अलग करना है। भुजिया तो सब बेचते हैं लेकिन कुछ नया बनाने की कोशिश की जाए। अब ये लड़का सिर्फ भुजिया बनाने नहीं, उसमें इनोवेशंस करने लगा। देखो, तब राजस्थान के लोग मोठ दाल बहुत पसंद करते थे, तो उसने सोचा क्यों ना बेसन के साथ मोठ दाल मिक्स करके एक नई रेसिपी बनाई जाए। और जब लोगों ने उस नए भुजिया का टेस्ट किया तो बस इस नए भुजिये के चलते हल्दीराम ने उन सबका दिल जीत लिया। पर सोचो, अगर उसने सिर्फ स्टैंडर्ड भुजिया बनाई होती तो क्या ये पॉसिबल होता? पर भाई हल्दीराम यही नहीं रुका। उसने सोचा कि अगर भुजिया और पतली और क्रिस्पी हो जाए तो मजा ही अलग होगा। क्योंकि उस टाइम उसने देखा कि वो जो भुजिया बेच रहे हैं वो मोटा और सॉफ्ट है। इसलिए फिर उसने नए नए तरीके ट्राई किए, मार्केट के मैश मेकर के साथ काम किया और फाइनली एक परफेक्ट मैश बनवा लिया जिससे एकदम पतली और क्रिस्पी भुजिया बनती थी। भाई ये नए डिजाइन वाले भुजिया ने तो मार्केट में समझो धमाल ही कर दिया। लेकिन हल्दीराम की सोच केवल भुजिया के नुस्खे तक सीमित नहीं थी, वो एक ब्रांडिंग जीनियस भी था। हल्दीराम को ब्रांडिंग का गेम समझ आ गया था क्योंकि मार्केट में ऐसी कई दुकानें थी जो भुजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि कस्टमर के दिमाग में उनकी भुजिया की इम्पोर्टेंस नॉर्मल भुजिया से कई गुना ज्यादा हो। और उस टाइम पर हल्दीराम को पता था कि वहाँ पर महाराज डंगर सिंह का नाम बहुत मशहूर है। उसने सोचा अगर महाराज डंगर सिंह का नाम भुजिया के साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसने अपनी भुजिया का नाम रखा डंगर सेव। फिर क्या, डंगर सेव के नाम के चलते लोग हल्दीराम के भुजिया के मानो दीवाने हो गए और यही ब्रांडिंग की वजह से हल्दीराम की भुजिया एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन गई। इस नए नाम के साथ उसने भुजिया के प्राइजेस भी बढ़ा दिए और लोग खुशी खुशी बढ़े हुए दाम देने लगे। एक ही काम ने हल्दीराम को मानो मार्केट में सबसे अलग बना दिया। सोचो, क्या किसी गरीब लड़के से इतना दिमाग लगाने की उम्मीद थी? और अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस को अच्छा खासा एस्टैब्लिश कर लिया था और अब वो 36 साल की एज में उनकी वाइफ और 3 बेटे के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर अब 1944 में हल्दीराम की जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया क्योंकि घर के अंदर औरतों के बीच में अनबन हो गई और बात इतनी बिगड़ गई कि हल्दीराम को अपना घर और बिजनेस दोनों छोड़ना पड़ा। सोच के देखो, जो बिजनेस उसने खुद अपने हाथों से खड़ा किया था वो उससे छिन गया। इमेजिन करके देखो, एक दिन जो आदमी किंग था अपने काम का वो अगले दिन सड़क पे था बिना एक पैसे के। सोचो, तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते? पर यार हल्दीराम एकदम फाइटर था, उसने कभी भी हार नहीं मानी। फिर एक दिन बीकानेर की सड़कों पर हल्दीराम को उसका पुराना दोस्त मिलता है। उस पुराने दोस्त ने ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए उसने हल्दीराम को 100 रुपए दिए और वही 100 रुपए उसके नए सफर का आधार बनता है। फिर उस पैसे से हल्दीराम और उसकी पत्नी चंपा देवी मिलकर मूंग दाल का बिजनेस शुरू करते हैं और फिर हल्दीराम उसी मूंग दाल को साइकिल में लेकर मार्केट में घूम घूम कर बेचा करते थे। सोच के देखो, एक छोटी सी डिश के जरिए उसने अपने सपनों की नींव फिर से रखी। कुछ ही टाइम में उन्होंने मूंग दाल के साथ अपने ओरिजिनल पैशन यानी भुजिया को भी बेचना शुरू कर दिया।
उनकी हार्डवर्क और अच्छे क्वालिटी के चलते उनका एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया और कुछ ही टाइम में उन्होंने एक छोटी सी शॉप को रेंट पे लेने के पैसे जुटा लिए। फिर शॉप खुलने के कुछ ही समय में मार्केट में बात फैल गई कि हल्दीराम और उनकी दंगर सेब अब वापस आ चुके हैं। उनकी दुकान में लोगों की अब लाइन लगने लगी और देखते ही देखते हल्दीराम फिर से लोकल भुजिया किंग बन गई। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने केवल इसी दुकान को ग्रो करने में पूरा फोकस किया। अब बारी है बीकानेर के बाद कोलकाता की कहानी की। साल 1950 के आसपास एक ऐसा सीन हुआ जो हल्दीराम के लिए एक सॉलिड टर्निंग पॉइंट बन गया। हल्दीराम अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे। वहां उन्होंने सब मेहमानों के लिए अपने हाथों से भुजिया बनाई और जब मेहमान भुजिया टेस्ट कर रहे थे तब हल्दीराम का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि सब लोग भुजिया के इतने बड़े फैन हो गए कि सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे थे बल्कि बल्क्स में ऑर्डर तक देने लगे। तब उसने सोचा कोलकाता में अपना बेस बनाया जाए। हल्दीराम को समझ आ गया कि कोलकाता में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने का एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इसलिए क्योंकि वहाँ पे उस टाइम भुजिया बेचने वाला कोई कंपटीशन था ही नहीं। अब 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और सबसे बड़े पोते शिव किशन अग्रवाल को कोलकाता भेजा बिजनेस सेटअप करने। शुरुआत एक छोटी सी जगह और सिर्फ 8 स्क्वायर फीट की दुकान से हुई, पर पहले तो सब स्लो था, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करने लगा और देखते ही देखते डेली 150 से 200 किलो भुजिया बिकने लगी। फिर हल्दीराम ने एक नए प्रोडक्ट का जुगाड़ कर दिया। भुजिया के साथ उन्होंने बंगाली टेस्ट के हिसाब से बंगाली मिक्सचर भी लॉन्च कर दिया और अब बंगाली मिक्सचर, भाई ये तो समझो वहाँ के मार्केट में सुपर हिट हो गया। फिर अगले 12 सालों में उनकी दुकान 8 स्क्वायर फीट से बढ़कर 25 स्क्वायर फीट की हो गई और बिजनेस हर साल डबल होने लगा। अब कोलकाता का ब्रांच इतना बड़ा हो गया कि वो बीकानेर के ब्रांच को भी पीछे छोड़ दिया और साल 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे सेटल हो चुके थे। बड़ा बेटा मूलचंद बीकानेर का बिजनेस संभालते थे। सतीदास अपने फैमिली से अलग होकर अपना एक इंडिपेंडेंट सेटअप चालू कर दिया और रामेश्वर लाल कोलकाता का बिजनेस संभाल रहे थे। ये देखते हुए हल्दीराम ने अब बिजनेस से सेमी रिटायरमेंट ले ली और सिर्फ कभी कभी बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए विजिट करने जाते थे। अब शुरुआत होती है इंडिया के स्वीट्स मार्केट में बिग प्लेयर बनने की। भाई बिजनेस तो ऑलरेडी मस्त चल रहा था, लेकिन जो अब होने वाला था ना, वो हल्दीराम की स्टोरी में एक गोल्ड चैप्टर लिखने वाला था, क्योंकि हल्दीराम के बड़े पोते शिव किशन, जो अब तक कोलकाता ब्रांच में अपने चाचा के साथ काम कर रहे थे, वो अब नागपुर शिफ्ट करने का प्लान बना रहे थे। और अब शिव किशन नागपुर पहुंचते ही एक न्यू ब्रांच का शुरुआत किया, पर उसने देखा कि लोग वहाँ स्वीट्स के बड़े शौकीन हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं थी और लोगों को अब तक इंडिया के बाकी पार्ट्स के स्वीट्स का ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं मिला था। तब शिव किशन ने काजू कतली इंट्रोड्यूस की और फ्री सैंपल्स देने लगे। लोगों ने टेस्ट किया और उनको ये काजू कतली बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसके चलते उनका बिजनेस वहाँ जमने लगा। इस नए सक्सेस के साथ शिव किशन ने मलाई लड्डू और रसगुल्ले भी इंट्रोड्यूस किए और ऐसे ही बिना सोचे समझे हल्दीराम का एंट्री हो गया इंडिया स्वीट्स इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर के रूप में और नागपुर में हल्दीराम की एक अलग पहचान बन गई। अब साल 1971 में नागपुर में हल्दीराम के 2 आउटलेट्स ओपन हो चुके थे, लेकिन शिव किशन यहीं रुकने वाले नहीं थे। एक दिन शिव किशन नागपुर के एक रेस्टोरेंट गए जिसका नाम था कीर्ति। वहाँ सिर्फ डोसा और लस्सी मिलती थी और फिर भी लोगों की लाइन लगी रहती थी। यहीं से शिव किशन के दिमाग में एक नया आइडिया आया, एक सिंपल शॉप को एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करने का। अब मार्केट को समझने के बाद पता चला कि महाराष्ट्र में लोग साउथ इंडियन डिशेस जैसे डोसा और इडली को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शिव किशन अपने बीकानेर के स्नैक्स जैसे समोसा और कचौड़ी को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। तो पहले उन्होंने वही डिशेस से स्टार्ट की जिनकी डिमांड थी, डोसा और इडली। फिर एक 30 सीटर रेस्टोरेंट खोला गया और जल्दी ही सारी सीट्स फुल होने लगी। फिर उन्होंने सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी और मेन्यू में समोसा और कचौड़ी ऐड कर दिया। जो कस्टमर डोसा और इडली खाने आते थे उन्हें समोसा और कचौड़ी ट्राई करने को कहा जाता था।
और जैसे काजू कतली के टाइम पर हुआ था वैसे ही इस टाइम भी हुआ। एक बार टेस्ट कर लिया तो कस्टमर रेगुलर बन गए और अगले कुछ सालों में नागपुर में हल्दीराम के कई आउटलेट्स खुल गए और धीरे धीरे हल्दीराम नागपुर में सिर्फ एक भुजिया बिजनेस से इंडियन स्नैक्स, स्वीट्स और रेस्टोरेंट बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। अब वक्त आता है दिल्ली में धमाल का, क्योंकि अब नागपुर का ब्रांच फुल्ली सेटल हो चुका था। लेकिन शिव किशन के दिमाग में नए प्लान्स चल रहे थे। वो एक ऐसे शहर में एक्सपेंड करना चाहते थे जो हल्दीराम को एक नेशनल लेवल का ब्रांड बना दे, और वो शहर था इंडिया की कैपिटल दिल्ली। दिल्ली में एक्सपेंशन के लिए शिव किशन ने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को चूज किया। मनोहर लाल उस वक्त बीकानेर के बिजनेस में काम कर रहे थे, लेकिन शिव किशन को उनमें पोटेंशियल दिखा। अब साल 1982 में मनोहर लाल अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली गए। वहां चांदनी चौक के भीड़ भाड़ वाली स्नैक्स मार्केट में एंटर करके उन्होंने देखा कि कंपटीशन हाई है, लेकिन डिमांड भी उतनी ही ज्यादा है। अब 1983 में शिव किशन की मदद से एक दुकान की शुरुआत की गई। एक साल के अंदर मार्केट में रेपुटेशन बिल्ड हो गई, लेकिन तभी 1984 के सिख विरोधी दंगे की वजह से उनका सब कुछ जल गया और दिल्ली का बिजनेस जीरो पर आ गया। फिर भी मनोहर लाल ने हिम्मत नहीं हारी। नागपुर और बीकानेर से फाइनेंशियल हेल्प ली और एक नई 300 स्क्वायर फीट की वर्कशॉप स्टार्ट की। बिजनेस फिर से ग्रो होने लगा और अगले कुछ सालों में 300 स्क्वायर फीट के वर्कशॉप से 2000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली। पर 1980 दशक के लिबरलाइजेशन के बाद हल्दीराम ने देखा कि फॉरेन ब्रांड्स पैकेज्ड फूड मार्केट में आ रहे हैं। तब हल्दीराम ने नाइट्रोजन पैकेजिंग इंट्रोड्यूस की, जो उन भुजिया और नमकीन की शेल्फ लाइफ बढ़ाने लगी। और धीरे धीरे अब छोटी सिटीज और इवन विदेशों में भी हल्दीराम के प्रोडक्ट्स पहुंचने लगे और आज हल्दीराम एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, जो सिर्फ इंडिया ही नहीं 80 से ज्यादा कंट्रीज में फेमस है। भुजिया से लेकर काजू कतली तक हर प्रोडक्ट कस्टमर के दिल और दिमाग में बस गया है। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं, एक इंसान के सपने और मेहनत की है। शुरुआत एक छोटी सी भुजिया शॉप से हुई थी और आज हल्दीराम का बिजनेस 9000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। ये कहानी प्रूफ है, अगर डेडिकेशन और इनोवेशन हो तो कुछ भी मुमकिन है। दोस्तों, ये थी हल्दीराम की कहानी, एक छोटे सपने से शुरू हुई कहानी जो आज एक बड़े एम्पायर में बदल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर करें।